हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं प्रेम्बल क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, किस कंट्री ने फर्स्ट बार प्रेम्बल को अडॉप्ट किया था और बेसिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रेम्बल के बारे में जानेंगे, प्रेम्बल को चेंज किया जा सकता है या नहीं, और इसकी जस्टिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे, यानी कि इसको कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर, 15 अगस्त, या 24 जनवरी या 26 जनवरी। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप साथ के साथ ये भी बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करने का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये मनाया क्यों जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। चलिए जानते हैं प्रेम्बल के ओरिजिन के बारे में। तो प्रेम्बल को सबसे पहले ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको रखा था ऑन 22 जनवरी 1947 को। अब बात आती है प्रेम्बल होता क्या है। तो प्रेम्बल बेसिकली इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिलोसफी है उसकी बेसिक वैल्यू का इंट्रोडक्शन कराता है प्रेम्बल। अगर आपने प्रेम्बल को समझ लिया, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलोसफी को समझ लिया। जैसे आपके घर के बाहर नेम प्लेट रहती है तो वो आपकी आइडेंटिटी का काम करती है, इसी तरह प्रेम्बल भी एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम प्रेम्बल बेसिकली प्रेम्बल को हम 4 पॉइंट से समझ सकते हैं। सबसे पहले है प्रेम्बल बताता है हमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, अब इसकी अथॉरिटी का सोर्स क्या है। तो सोर्स के बारे में प्रेम्बल बात करता है सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ही सोर्स हैं अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। अब सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि इंडियन स्टेट का नेचर बताता है प्रेम्बल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, यानी कि ये इंडियन नेचर के बारे में बात करता है, इंडियन स्टेट के। तो चलिए एक एक करके इन वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहले आता है सोवरन। तो सोवरन का मतलब क्या है। सोवरन का मतलब है हम किसी पे डिपेंड नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं और फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि हम आंतरिक और बाहरी दोनों अफेयर्स को हम खुद ही कंडक्ट कर सकते हैं कि भारत के अंदर क्या हो रहा है और हमारे रिलेशंस और कंट्री के साथ क्या होंगे। कोई भी बाहर की दखलंदाजी करने का किसी को हक नहीं है। तो यही है सोवरेनिटी। जैसे आपके घर में क्या सब्जी बनेगी आज, ये आप घर वाले ही तो डिसाइड करते होगे ना, कोई बाहर वाला थोड़ा ना बताएगा आपको कि आज ये सब्जी बनेगी। तो यही है सोवरेनिटी। और अगला टर्म है सोशलिस्ट। अब हम जानते हैं सोशलिज्म के बारे में। तो सोशलिज्म भी दो तरह का होता है, एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो गवर्नमेंट के अंडर आएगी। गवर्नमेंट किसी से चाहे प्रॉपर्टी ले सकती है, किसी को दे सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं होती, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जबकि ऑन द अदर हैंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करेंगे और गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर काम करेगी। तो इंडिया में कौन सा सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब तीसरा टर्म है सेकुलरिज्म या सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि गवर्नमेंट किसी भी एक धर्म के ऊपर को बढ़ावा नहीं देगी, ना ही किसी धर्म का विरोध करेगी। तो यानी कि धर्मनिरपेक्ष रहेगी। सेकुलरिज्म हो गया। अब अगला टर्म है डेमोक्रेटिक, यानी कि जनता द्वारा चुना गया। अब डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जो चुनाव होते हैं ना एमएलए एमपी के, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो आगे लॉ बनाते टाइम हमारे बिहाफ पे वोट करते हैं आगे। तो ये हो गई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में पाई जाती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड। तो वहाँ पे क्या होता है कि
कोई भी लॉ बनाया जाता है तो जनता के साथ डिस्कस किया जाता है और वहाँ पे वोट भी कर सकते हैं जनता किसी लॉ बनाते समय। जबकि हमारे यहाँ कोई कोई लॉ बनता है तो जनता वोट नहीं करती है। तो ये डेमोक्रेटिक के बारे में हो गया। अब अगला टर्म है रिपब्लिक। अब दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है रिपब्लिक और एक होता है मोनार्क। रिपब्लिक यानी कि हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो हमेशा इलेक्टेड पीपल होगा। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यूएसए में प्रेसिडेंट है, वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये तो हो गया रिपब्लिक। एक होता है मोनार्क। जैसे कि आप देख सकते हैं यूके में रानी होती है, उसका बेटा प्रिंस होता है, फिर वही आगे जाके राजा बन जाता है। भूटान में भी मोनार्की है, तो वहाँ पे भी किंग होते हैं। किंग प्रिंस जो होता है फिर वो आगे जाके किंग बन जाता है। यानी कि ये एक हेरिडेटरी सिस्टम है, यानी कि पैतृक, उस राजा का बेटा ही राजा होगा अगला। रिपब्लिक है हमारे यहाँ, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है उसका एक फिक्स टेन्योर होता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद री इलेक्शन होते हैं। तो ये हो गया रिपब्लिक। अब थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है प्रियम्बल। यानी कि अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या है प्रियम्बल के। एक तो जस्टिस स्थापित करना है, यानी कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 जस्टिस के बारे में बात करता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वेलिटी, यानी कि इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल। और चौथा है फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जस्टिस तो आप जानते ही हैं, न्याय। अब 3 तरह के जस्टिस के बारे में बात करता है प्रेम्बल। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मीन्स हुआ यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। यानी कि कोई भी पर्सन को गवर्नमेंट कास्ट, कलर या रेस, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। तो ये हो गया हमारा सोशल जस्टिस। और अब अगला आता है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सरकार हमेशा इकोनॉमिक जस्टिस में, यानी कि सरकार हमेशा सोशलिज्म की तरफ बढ़ावा देगी। यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी सबों को गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में। और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि हम सबको बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। जैसे वोटिंग राइट्स सभी सिटीजन्स को बराबर होता है ना, वो होती है पॉलिटिकल जस्टिस। अब आता है जस्टिस के बाद आता है लिबर्टी यानी कि लिबर्टी मीन्स absence of restraint of the activity of the individuals and at the same time providing the opportunity for the development of individual personality। इसका मतलब है कि लिबर्टी का मीन्स होता है फ्रीडम, यानी कि आपको जो मन चाहे वो फ्रीडम है करने की। तो प्रियम्बल ने 5 तरह की लिबर्टी दी हुई है हमें। लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी कि आप जो मन चाहे वो सोचो। एक्सप्रेशन, उन्हें एक्सप्रेस करना। बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब लिबर्टी हमें दी है। अब लिबर्टी का मीन्स ये नहीं है कि आपका जो मन चाहे वो करो, इसकी भी एक लिमिटेशन है। तो लिबर्टी इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, जो कि हमारे प्रियम्बल्स में दी गई है। लिबर्टी को एनफोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में प्रोविजंस दिए गए हैं। अब अगला टर्म है इक्वेलिटी। अब इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और बाकी को नहीं दिया जाए। तो इक्वेलिटी का मीन्स हो गया कि चाहे राष्ट्रपति हो चाहे आम आदमी हो, सबके लिए लॉ इक्वल है। तो जेंडर, कास्ट, क्रीड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ये हो गया इक्वलिटी का भी। तो फ्रेटर्निटी यानी कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए, जैसे सिंगल सिटीजनशिप है। तो पूरे देश के भारतीय नागरिकों की एक ही सिटीजनशिप होती है ना। जैसे अमेरिका में हर स्टेट की अलग होती है सिटीजनशिप, पर इंडिया में ऐसा नहीं है।
इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि हर भारतीय के लिए सेम है। तो फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस रखे गए हैं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं, वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, यानी कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेरवेरी यूनियन केस में बोला था कि प्रेम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर केसवंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट को पलटते हुए ये बोला था, प्रेम्बल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि केसवंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। और LIC ऑफ इंडिया केस में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को रिकन्फर्म भी किया था। अब 2 पॉइंट्स बता देता हूँ कि प्रेम्बल इज नाइदर द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर नॉर द प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। यानी कि प्रेम्बल ना तो मतलब सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर का, ना ही उस पर रोक लगाता है, और ये एक नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में डायरेक्टली। जैसे आप सरकार के खिलाफ केस नहीं कर सकते कि प्रेम्बल को इन्होंने एनफोर्स नहीं करवाया, जबकि ये इनडायरेक्टली एनफोर्सेबल है। उसके कुछ प्रोविजन जैसे फंडामेंटल राइट में कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं इक्वलिटी वगैरह के, तो इनडायरेक्टली एनफोर्सेबल है पर डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स इन द प्रेम्बल के बारे में। तो प्रेम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो जिसमें ये 3 न्यू वर्ड जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जरूर ध्यान रखना। और ये किए गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। कब हुआ था? 1976 में। तो इसमें केशवानंद भारती केस में यही क्वेश्चन आया था कि प्रेम्बल इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो उन्होंने आर्ग्यू किया था, इट वाज दैट preamble cannot be amended as it is not a part of the constitution. The petitioner contended that the amending power in article 368 cannot be used to destroy or damage the basic element or the fundamental feature of the constitution which are enshrined in the preamble. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट थी जिसमें पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो कर सकती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया या फिर प्रेम्बल हो गया, पर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये टाइम टू टाइम जुडिशरी द्वारा डिफाइन किया गया है, तो उसी से क्लियर होता है, ना कि अलग से डिफाइन है। तो ये हो गया हमारा प्रेम्बल के बारे में। तो हमने सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिए हैं। और अब हम आते हैं क्वेश्चन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसके बारे में बता देते हैं इसका आंसर। तो ये आप प्रेम्बल के लास्ट में पढ़ोगे, इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए हम 26 नवंबर को हर साल यानी कि आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।